दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 8वीं वसंत पुस्तक भाग 3 में जो पाठ है, एक बहुत प्यारा सा और बहुत एक अच्छा सा पाठ है जो हमें सीख देता है कभी हार न मानने की, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। उसका भाव जानेंगे, उसका क्या अर्थ है, लेखक ने किस और इस पाठ में हमारा ध्यान ले जाना चाहा है, या इस पाठ में कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहा है, और इसमें कौन सी सीख है जिसको हम अपनाकर हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा पाठ है और इस पाठ को अभी हम पढ़ेंगे और इस पाठ का जो भाव है, जो अर्थ है, वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये पाठ है ये लेखक कांतानाथ जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश है और वहाँ के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, जो लोग अपने घरों से रहकर अपने जो पैतृक काम धंधे हैं, माने कि जो उनके वंश से उनको मिले, उनके जैसे दादा परदादा से उनको मिलते आ रहे हैं, वो उनको कर रहे हैं। और किस तरह से जैसे जैसे समय बदल रहा है उसमें जो काम धंधे हैं जो हाथों से होते हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो मशीन है उन्होंने उसका जो हाथों से काम होते थे, मैन पावर जिसको बोलते हैं, उसको कम कर दिया है। माने कि अब जो मशीनी युग आ गया है इसमें बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो ये एक जो छोटा सा पाठ है इसमें इसी समस्या की ओर इशारा किया है, और अंत में इसमें जो क्या संदेश दिया है वो जब आप इस पाठ को पढ़ लोगे, अंत तक पहुंचोगे, तो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, अब जो लेखक है वो बताता है अपने बारे में, उसको कुछ स्मृतियां या कुछ यादें याद आती हैं अच्छी, और वो बैठकर सोच रहा है इस चीज को। तो बताता है, वो बचपन से शुरू करता है अपनी यादें और बताता है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। यहाँ पर एक पात्र है बदलू, जिसके विषय में पूरा पाठ है। वो कहता है कि पूरे गांव में मुझे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और शायद जो लेखक है, जो वो बचपन की बात बता रहा है, वो गांव में भी बड़े चाव से इसी वजह से जाता होगा, क्योंकि उसे बदलू जो है वो गोलियां बनाकर देता था लाख की। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। माने कि वो बताते हैं कि जो बदलू है उनके मामा के गांव में था। अब जो लेखक है वो अपने पिता के साथ बाहर रहते हैं, और जब छुट्टियां होती थी तो वहां जाता था, और उसमें वहां पर एक बदलू था जो उनके मामा के गाँव में था। और वो इसी एक कारण मुख्य ये भी था कि वो उनको लाख की गोलियां देता था, जो किसी भी बच्चे को पसंद आती हैं। अब आगे लेखक बताता है कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे मामा न कहकर काका कहता था। अब जो लेखक है वो बताता है कि वो मेरे मामा के गांव का था, इसलिए मैं उसे मामा कहता, लेकिन मैं उसे मामा नहीं काका कहता था। क्यों? क्योंकि जो गांव के बाकी बच्चे थे वो भी बदलू को बदलू काका कहते थे, इसीलिए मैं भी उसे बदलू काका ही कहता था। आगे लेखक बताता है कि बदलू का जो मकान था वो कुछ ऊंचाई पर था। माने कि गाँव में अभी जो जमीन समतल नहीं होती, कुछ ऊंचे कुछ नीचे होती है, तो जो थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर था वहां पर बदलू का मकान था। और मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। माने कि जो गांव परिवेश होता है, जो संस्कृति होती है, वहां पर पेड़ पौधों का एक विशेष लगाव होता है। वो अपने घरों के आसपास भी पेड़ पौधों को लगाते हैं, तो ताकि वो दोपहर में उनके नीचे बैठ सके और जो अपने काम है वो कर सके। तो बड़ा सा नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। माने कि जो बदलू है उसका जो लाख का काम था वो उसी के नीचे बैठकर किया करता था। और आपको ये चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो बदलू है वो आराम से अपनी जो बैठने की वस्तु है उस पर बैठ के आराम से अपना काम कर रहा है। अब वो आगे कहते हैं कि बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। अब लाख एक धातु होती है जिससे चूड़ियां बनती हैं, और जो चूड़ियां और जिसको कड़े होते हैं, ग्रामीण जो परिवेश होता है, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो आज भी बड़े चाव से इनको पहनती हैं। हाँ, अभी थोड़ा कम हो गया इनका चलन, क्योंकि अब कांच ने इनकी जगह ले लिया, लेकिन जो लाख है उसका महत्व बिल्कुल भी खत्म, इतना ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो गया है। आप कभी जाओ, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश को देखने का मौका मिले आपको, तो आप ये चीज जरूर देख पाएंगे कि जो औरतें होती हैं उनके घरों में जो उनके हाथों में लाख की चूड़ियां या कंगन जरूर होते हैं। तो कहता है कि वो भट्टी में अपनी एक में आग जलाता था, उसमें वो लाख को पिघलाता था और पिघला करके वो चूड़ियां बनाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। माने उस जो लाख थी उसको पतला करके और फिर उसको चूड़ी यानी कि गोल जो सर्कल होता है, चूड़ी सर्कल की होती है, तो वो गोल आकार उसको बना देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरिया होती है लकड़ी की एक छोटी
छोटा सा टुकड़ा वो थोड़ी गोल होती है और उसमें जो चूड़ियां हैं उनको फंसा करके साइज आकार या नाप जो है वो बनाया जाता है। तो अलग अलग नाप की उसके पास में रखी रहती थी। आगे पीछे कुछ पतली कुछ मोटी, वो अपने अलग अलग नाप के हिसाब से होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल करता और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ से चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भी करता था ताकि जो चूड़ियां हैं वो और ज्यादा अच्छी लगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया माने कि जो उसकी बैठने की जगह थी, एक जो लकड़ी का होता है और उसमें कई बार वो लकड़ी का होता है, लेकिन कई बार वो जो रस्सी होती है उससे भी बनाया जाता है, बीच में रस्सी डाल के, जैसे आप चारपाई को बुनते हैं उसी तरीके से। तो वहां पर वो बैठकर अपना जो काम है वो करता रहता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का जो धूम्रपान होता है, वैसे तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हमें हमेशा धूम्रपान से बचना भी चाहिए, लेकिन जो ग्रामीण संस्कृति में जो काम करते हैं उनका वो एक साधन है, उसके सहारे वो अपना जो काम है उसको करते रहते हैं। हुक्का रखा रहता जिसे बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहता और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मच्छियां मंगा देता। माने कि वो मुझे प्यार से लल्ला कहता था और मेरे लिए भी बैठने के लिए वही सेम मच्छियां जो है वो मंगवा देता था। घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियां बनाते मैं भी उसे देखता रहता था। लगभग रोज वही 4-6 जोड़े चूड़ियां बना पाता था। माने कि हर रोज 4 से 6 जोड़े ही वो चूड़ियां उसकी जो है बना पाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। माने कि जब आप कोई काम पूरी शिद्दत से करते हो, पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत से करते हो, तो जब वो काम पूरा हो जाता है तो आपको बड़ा एक सुकून सा मिलता है और आप उसको बड़े प्यार से बैठकर निहारते हो। तो बदलू है वो भी यही करता था। जब चूड़ी पूरी बन जाती थी तो उसे ऐसा लगता था कि वो उस लकड़ी में ना होकर के वो किसी नववधू माने कि कोई नई विवाहित जो स्त्री है जिसका भी नई नई शादी हुई है उसके हाथ में वो इतना मतलब प्यारी लग रही थी, वो प्यारी लगती थी उसे वो चूड़ियां। अब बदलू मणिहार था। मणिहार एक जाति विशेष होती है जिसमें चूड़ियों से संबंधित काम किए जाते हैं। ये जाति प्रथा में एक तरह से बांटा हुआ है इनको। चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक होता है जो उनके जैसे मान ले बदलू के जो पापा थे वो भी यही काम करते थे, उनके दादा थे वो भी यही काम करते थे। ये पीछे से पूर्वजों से चला आ रहा काम था उनका और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, माने कि वो जितनी बनाता था उतनी बन जाती थी। वो समय पहले का था जब मशीनी युग इतना आया नहीं था, कांच की चूड़ियों का इतना प्रभाव नहीं था। ये तब की बात है। अभी जो लेखक है वो सोच रहा है अपनी बचपन की बातें। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों को पैसे न लेकर पैसों में नहीं बेचता था, परंतु वो अभी भी वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। एक और अच्छी सी चीज है यहाँ पर वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय माने कि वस्तु के बदले में वस्तु लेना, यानी कि आपने उसने कोई वस्तु दे दी अपनी, जैसे उसने चूड़ियां दे दी तो उसके बदले में वो पैसे नहीं लेता था, बल्कि उसके बदले में वो अनाज या कुछ और वस्तु ले लेता था। तो ये जो पद्धति है ये प्राचीन पद्धति है और पहले अक्सर इसी का प्रयोग किया जाता था ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर। तो वो कहता है कि जो बदलू है वो भी इसी पद्धति का प्रयोग करता था वस्तु विनिमय का। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, माने कि जो बहुत ही सिंपल जो व्यक्ति होते हैं वो था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, माने कि जब शादी होती थी उस समय जो चूड़ियां होती हैं, जो जोड़ा होता है, उसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी वैल्यू हो जाती है और कोई भी मना नहीं कर सकता। माने कि आप अगर वो 100 रुपए की चीज है और आप 200 रुपए में भी दोगे तो भी लोग उसको मना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा सगुन माना जाता है, अच्छा समय माना जाता है। तो इसलिए लेखक जो बदलू है वो पहले तो मतलब क्या है कि जब विवाह शादी से पहले अगर कोई चूड़ी लेके जाता था तो उसको शायद कम पैसे में भी दे देता था, लेकिन जब विवाह शादी का कोई अवसर आता था तो वो पैसे बहुत मतलब खींच के पैसे लेता था, माने कि हक से पैसे लेता था पूरे। तो मुझे याद है मेरे मामा की यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना एक मुहावरा भी है, यानी कि जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास या प्रयत्न करना पड़े। तो लेखक को भी याद आता है कि ऐसी ही घटना मेरे मामा जी की जब लड़की की शादी हुई थी उस समय भी हुई थी।
विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए घर वालों को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेर सारा अनाज मिलता है और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और जो रुपए मिलते हैं 100 अलग, माने कि उस जोड़े जो लाख की चूड़ियां थी उसके बदले में लेखक को अनाज भी मिलते थे, कपड़े भी मिलते थे, पगड़ी जो सर पे पहनने का है, जो ग्रामीण वेशभूषा का जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अक्सर वो सर पे पहनते हैं अपनी, जिसको पगड़ी कहते हैं, तो वो भी मिलती थी और पैसे मिलते थे वो अलग। तो बताता है कि इसीलिए वो जो शादी विवाह में हक से ये चीजों को मांग करता था और बिना किसी अवसर पे वैसे ही दे देता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब कांच की चूड़ियों से क्यों? क्योंकि वही एक चीज थी जो उसका जो व्यापार था, उद्योग धंधा था पैतृक, उसको वो कम कर रही थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उस कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता मतलब परेशान हो जाता या उसको जलन हो जाती थी। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। बातें सुना देना मतलब वो कुछ कह देता था कि ये अच्छी नहीं है, ये और फलाना ठिकाना, वो सारी बातें कह देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर वालों के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में भी पूछ लेता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहनेगी तो मौज आ जाएंगी। माने कि अब जो यहाँ पर फर्क बताया गया है एक ग्रामीण संस्कृति और एक शहर की संस्कृति में, तो वो जो फर्क है यहाँ पर वो बता रहा है कि वो जो शहर की जो स्त्रियां होती हैं उनकी कलाई नाजुक होती है, माने कि वो थोड़ी कमजोर होती हैं, और जो गांव की स्त्रियां होती हैं वो शरीर से थोड़ी ठीक होती है, माने कि मजबूत होती हैं। तो ये इन्होंने इस जो लाख की जो चूड़ियां हैं उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है। अब आगे वो कहता है कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता, माने कि अच्छी आओ भगत भी करता, अच्छी पूछताछ करता उससे। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता है सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मेरे लिए रोज उसके यहाँ से 2-4 आम जब मैं जाता था तो खाकर ही आता था। माने कि एक आम का पेड़ भी था उसके जो बदलू है उसके घर पे, और एक गाय भी थी, जब दूध होता था गाय के तो लेखक को वो मलाई भी खाने को देता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था वह था कि वह हर रोज लगभग मेरे लिए गोलियां बनाता था। माने कि जो सबसे ज्यादा अच्छा लगने का एक कारण था वो एक यही था कि वो जो बदलू है उसके लेखक के लिए गोलियां बना कर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने तक वापस आ जाता था। 2-3 बार तो मैंने ऐसे ही अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी के एक दूसरे शहर में बदली हो गई। माने का जो लेखक के पिता हैं वो सरकारी विभाग में थे और उनकी कहीं दूसरी जगह बदली हो जाती है जो दूर थी, तो वो लेखक वहां उनके साथ चला जाता है और वो वापिस मतलब नहीं आ पाता गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गाँव में। वो कहता है कि मैं मुश्किल से 3-4 बार ही गया हूँगा और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियों में मेरी रुचि नहीं थी। माने कि जो गोलियां थी वो बच्चों को पसंद आती हैं, लेकिन अब जो लेखक है वो बड़ा हो चुका है और कहता है कि अब मुझे मेरी जो है वो लाख की चूड़ियों जो गोलियां थी उनमें कोई भी रुचि नहीं है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। माने कि उसे 8-10 साल बाद मौका मिला था, वो अपने मामा के गांव गया था और ये तब की बात बता रहा है क्योंकि उसे चूड़ियों से विशेष लगाव नहीं था, इसलिए बदलू की भी ज्यादा याद उसे नहीं आई थी गाँव में रहते हुए भी। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। माने कि 8-10 सालों का जो बीच में अंतर था वो बदल गया था और अब गांव में भी जो है औरतें हैं वो कांच की चूड़ियां उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे बहुत खून बहने लगा था। तो अभी छोटी सी घटना भी बता देता है कि जो लाख की चूड़ियां जो कांच की चूड़ियां पहनी थी उससे ये नुकसान भी हुआ था। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि मैं मिल आऊं। अतः शाम को घूमते फिरते मैं बदलू के पास चला गया और वो वही जो नीम का पेड़ था अपना जो उसके घर के सामने था वहीं उसके नीचे लेटा हुआ था। मैंने नमस्ते बदलू काका कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसे मुझे पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो लेखक बड़ा हो चुका था और दूसरा बदलू है वो वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, तो इसलिए उसने पहचाना नहीं था और काफी देर तक वो लेखक को देखता भी रहा था। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक बताता कि मैं वही हूँ जो बचपन में आपसे गोलियां बनाकर लेकर जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। माने कि वो याद करने की कोशिश कर रहा हो और एकदम बोल पड़ा, आओ लल्ला आओ बैठो। माने कि उसे वो याद आ गया कि हाँ ये वही बच्चा वही लल्ला है।
हाँ इधर नहीं, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए। वो कहता है कि बहुत दिन हो गए आप गांव में आए हुए, मतलब गांव की साइड नहीं आए हो। तो कहता है कि हाँ बहुत दिन हो गए मैं इस साइड नहीं आया। और वो लेखक जो है बैठ जाता है। अभी दोनों बैठकर कुछ बातचीत करते हैं। अब जो लेखक बैठे बैठे देखता है कि उस नीम के पेड़ के नीचे जो उसकी भट्टी होती थी, जो मचिया होती थी और वो जो सामान होता था लाख का चूड़ियां बनाने का, वो कोई भी सामान नहीं था और अब वो बिल्कुल सुनसान जगह लग रही थी। आजकल काम नहीं करते काका? तो लेखक ने ये चीज पूछ ली बदलू से। वो कहता है कि नहीं, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियां पूछे तो माने कि अब जो है लाख की चूड़ियों का जो चलन है वो कम हो गया है और गांव में भी अब जो है कांच की चूड़ियां आ गई हैं। गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है, माने कि अब जो कांच की चूड़ियां हैं वो ग्रामीण संस्कृति की जो औरतें हैं वो उन्हें पसंद करने लगी हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है और खेत में भी मशीन से ही जो खेत है वो जोते जाते हैं। फिर तो जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है और लाख में काम, माने कि एक काम जो मशीन करती है वो इतना सुंदर होता है कि जो हाथ है वो शायद ना कर पाए। और बताता है कि मशीनी युग आ गया है कि हर काम ही मशीन से होने लगा है। आज उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि जो खेत हैं वो भी अब मशीन से ही काम करते हैं खेतों में। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि लेखक जो है उसकी मामा की लड़की के हाथ में वो कांच लग गया था, अब जिसकी वजह से लेखक को बदलू की याद आई थी। और नाजुक तो होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो यहाँ ये पता चलता है कि जो बदलू है वो बूढ़ा हो चुका था और उसे एक दो बीमारी भी लग चुकी थी। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथे और माथे की नसें उभर आई थी, माने कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी जो स्किन खाल होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और जो नब्स होती है, नसें होती है, नब्स, वो दिखने लग जाती हैं बाहर से ही। तो ये बताते हैं कि उसकी उम्र हो चुकी थी, माने कि वो वृद्ध हो चुका था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है, यही 1-2 महीने में आ जाती है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। वो कहता है कि मेरी जो परेशानी थी, माने कि मैं लेखक जो है वो बदलू को लेकर जो सोच रहा था कि कहीं बीमार ना हो गए, कुछ बीमारी ज्यादा ना हो। तो जो बदलू है उसने भाप ली और बताता है कि नहीं बस ऐसे ये तो खांसी है हल्की फुल्की, साल में 1-2 महीने आ जाती है, लेकिन 10-15 दिन में ठीक भी हो जाती है। अब आगे कहता है कि मैं उसके बाद काफी देर तक चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी थी, माने कि वो उसके अंदर बहुत बड़ी परेशानी छिपी थी। जो लेखक है वो समझ गया था इस बात को। क्यों? क्योंकि उसका काम धंधा सब कुछ छूट चुका था। तो ये बात लेखक ने वहां पर जान ली थी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। अब ये एक अच्छा सा पंक्ति है, इसका अर्थ समझना दोस्तों। लेखक ने कहा कि न जाने कितने ही मशीनी युग ने हाथ काट दिए, माने कि जो मशीनी है उसने हाथ काटने का अर्थ है जो काम हाथ से होते थे वो हाथ से होना बंद हो गए और उनकी जगह मशीनें काम करने लगी। माने कि 100 आदमी मिलकर किसी काम को करते थे, उस काम को अब अकेले एक मशीन करने लग गई। तो इस वजह से जो 100 लोग थे वो बेरोजगार हो गए, माने कि उनमें से 90 तो जरूर बेरोजगार हो गए या उनका जो काम धंधा था वो छूट गया। तो यही जो एक परेशानी है इस मशीनी युग की, इस पर लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित, मतलब ध्यान खींचना चाहा है, ध्यान ले जाना चाहा है इस बात पर। और फिर कुछ देर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, माने कि वो सब शांत रहा था। वो जो दृश्य था उस बदलू को देख करके वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेखक ऐसा कहता है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का जो विषय था वो बदल दिया, माने कि जो टॉपिक था उससे मैं हट गया और मैंने ऐसी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उनसे पूछ लिया कि जो आम की फसल है वो कैसी होती है। अब वो कहते हैं कि जो बदलू है वो कहते हैं कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने ललहाकर उत्तर दिया और अंदर से अपनी बेटी को आवाज दी कि अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी कि देख करके, कि माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। माने कि अब लेखक जो है उसने अपनी बात बदल ली थी और वो आम पर ले आया था और बदलू ने भी स्थिति को संभाल लिया था। और वो भी अपनी बेटी जो जिसका नाम रज्जो है उसको आवाज लगाता है कि आप लल्ला के लिए आम लेकर आओ। क्यों? क्योंकि बचपन में भी जो बदलू है वो लल्ला को आम खिलाते थे। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दो? लेखक कहता है कि मैंने बहुत आम खाए हैं, लेकिन बदलू कहता है कि नहीं नहीं भाई, मैं आपको बिना आम खिलाए नहीं जाने दे सकता। फिर मैं चुप था और मुझे वे दिन आ गए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक को जो अपनी बचपन की जो बातें हैं, बदलू के साथ जो समय बिताया था वो याद आ जाता है। वो पूछता है कि गाय तो अच्छी है ना काका? क्यों? क्योंकि उससे मलाई खाई थी उसने दूध की। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? माने कि अब जो ये मजबूरी की ओर कहाँ से खिलाता, जो ये पंक्ति है मजबूरी दर्शा रही है। कौन सी? कि अब उसका काम धंधा बंद हो गया है और उसके पास इतने पैसे मतलब नहीं है कि वो अपना घर चला सके और एक पशु को रख सके। तो बताता है कि उसको बेच दिया था। इतने में रज्जो जो उसकी बेटी थी अंदर से एक डालिया, माने कि एक
बांस की जो लकड़ियों का बना हुआ एक टोकरा है उसमें आम रख कर ले आती है और वो जो लेखक है वो उसे छांट करके जो है लेखक को वो आम दे देती है और लेखक उसको खा लेता है। आप लोगों की बात और है ना, मैंने उत्तर दिया। वो कहती है कि अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दे दो, और लल्ला उनको खा लेता है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली होता है ऐसे करके मानेंगे जिसमें आप कहते हो ना कि हाँ आप ऐसे कर लो दोनों, उसमें कुछ सामान रखा जाए, तो उसमें बढ़ाकर उनको दे देती है। मैंने हाथ बढ़ाया तो उसकी मेरी निगाह जो एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी, माने कि जो रज्जो थी, जो बदलू की बेटी थी, उसके हाथों में आज भी लाख की चूड़ियां थी, और वो चूड़ियां थी फबना मतलब अच्छा लगना, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी रज्जो के हाथ पर। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया और कहा कि शहर से ले। माने को कहता है कि मैंने लास्ट में अंत में एक यही जोड़ा बनाया था किसी के लिए, जमींदार की बेटी की शादी के लिए, लेकिन वो पैसे बहुत कम दे रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आपको नहीं दे सकता, और ये उसने रज्जो अपनी बेटी को दे दिए थे, जो बहुत सुंदर भी लग रहे थे लेखक को देखने में। अब वो लेखक कहता है कि मैंने आम लिए और आखिरकार आम खाकर थोड़ी देर पश्चात वहां से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी थी। अब ये एक अच्छा सा संदेश है यहाँ पर कि हार मानकर भी हार ना मानना, माने कि उसका सारा काम धंधा छूट चुका था, लेकिन फिर भी वो जो अपनी बात पर अड़ल था, माने कि वो जो विरोध कर रहा था उन चूड़ियों का, कांच की चूड़ियों का, उसका विरोध आज भी वो कर रहा था, और उसने अपने आत्मसम्मान के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। और ये बात अंत में भी जब हम पाठ को पढ़ते हैं कि वो जो जमींदार साहब हैं वो बहुत कम पैसों में उससे वो जोड़ा खरीद रहे थे, तो उन्होंने उसको मना कर दिया था। इससे पता चलता है कि उसने हार मानकर भी हार नहीं मानी थी, और यही संदेश है जो इस कहानी से हमें मिलता है, छोटे सी कहानी से, और इसको हमें अपने जीवन में लागू भी करना है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए, मानी कि उसका जो कैरेक्टर था, चरित्र था, व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी, वो इतनी नाजुक नहीं थी कांच की चूड़ियों की तरह जो टूट जाए। मानी कि वो बहुत एक मजबूत व्यक्ति था, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, जो हार कर भी कभी भी हार नहीं मानता था। तो दोस्तों एक छोटा सा पार्ट था जिसमें एक ग्रामीण संस्कृति में जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे और फिर किस तरह से वो बंद हुए, और वहां पर जो लोग उनको करते थे उनको कौन सी परेशानियां हुई, और जो मशीनी युग है किस तरह से उनके जीवन में उन्होंने बदलाव ला दिया था। तो उम्मीद है ये जो छोटा सा पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।